अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी। जीएसटी जो हम पे करते हैं या जीएसटी जो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं उसकी हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। जीएसटी क्या होता है सर? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब भी हम कोई गुड बेचते हैं या कोई सर्विस देते हैं तो गवर्नमेंट ने हमें बोला है कि आप कस्टमर से इसके लिए क्या करो, टैक्स चार्ज करो। उसका नाम है जीएसटी। अब प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, क्योंकि अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में उनको दिक्कत टैक्सेस क्या आ रही है कि सर इनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो पहले जरा इसका नोमेनक्लेचर समझ लो। अब बीइंग बिजनेस, अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं, बिजनेस क्या कर सकता है सर? बिजनेस परचेज करेगा या सेल करेगा। अगर बिजनेस परचेज करेगा, परचेज के वक्त वो जीएसटी पे करेगा। ठीक है दोस्तों? हाँ सर, जब हम किसी से परचेज करेंगे वो हमें हमसे जीएसटी चार्ज करेगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपके, अभी अभी बिजनेस छोड़ दो। आप कहीं गए और आपने जीन्स लाई, सपोज जीन्स की कॉस्ट थी 1000 रुपीज, जीन्स की कॉस्ट थी 1000 रुपीज, और जब उसने बिल कर दिया उसने इस पे जीएसटी ऐड कर दिया। अभी मैं सीजीएसटी एसजीएसटी का कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जीएसटी लिख रहा हूं। तो उसने जीएसटी चार्ज कर दिया, और जीएसटी उसने चार्ज कर दिया कितना? सपोज जीएसटी उसने 12% चार्ज कर दिया। अभी मैं सिर्फ जीएसटी लिख रहा हूं, बाद में एग्जैक्टली लिखूंगा क्या क्या आता है इसमें, ठीक है ना। उसने जीएसटी चार्ज कर दिया, 12% हो गया 120 रुपया, और उसने आपसे 1120 रुपया ले लिए। ठीक है, ये आपने उसको पे कर दिया 1120 रुपया। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है, ये इंडिविजुअल लेवल की बात है, तो वो इंडिविजुअल कोई अकाउंटेंट नहीं करता। बट बिजनेस सपोज जब परचेज करता है, अगर मेरा रेडीमेड गारमेंट का स्टोर है और मैं परचेज कर रहा हूं जीन्स, तो आपको पता है ये 1000 रुपीज क्या है मेरे लिए? ये 1000 रुपीज मेरे लिए कॉस्ट है। जब मैं परचेज करता हूं तो मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है? 1000 रुपीज, और मुझे ये जीएसटी उसको पे करना है। देखा जाए तो परचेजर कितना पे करता है? परचेजर कितना पे करता है सर? परचेजर 1120 रुपया पे करता है। परचेजर 1120 रुपया पे करता है, और सेलर कितना रिसीव करता है सर? सेलर 1120 रुपया रिसीव करता है। तो मुझे बता दो, क्या परचेजर की कॉस्ट 1120 रुपया है, और क्या सेलर की सेलिंग प्राइस 1120 रुपया है कि नहीं है? और सेल के वक्त हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं कस्टमर से। मुझे बता दो, अगर मैंने 1120 रुपया एज सेलर चार्ज कर दिया कस्टमर से, तो क्या मेरी सेल्स, तो क्या मेरी सेल्स, मेरी सेल्स 1120 आएगी कि मेरी सेल्स 1000 रुपया है? मुझे जस्ट बता दो, अगर मैंने सेल कर दिया 1120 रुपया, तो क्या बीइंग सेलर मेरी सेल्स 1000 रुपये है कि मेरी सेल्स 1120 रुपया है? वेरी गुड, बच्चों का सही आंसर आया कि सर हमारी सेल जो है वो 1000 रुपया है। हमारी सेल जो है सर वो 1000 रुपया है, 1120 नहीं है। अच्छा, 1120 नहीं है? नहीं सर, 1120 तो बिल्कुल नहीं है। ये 1120 रुपया क्या है सर? इसमें जो 120 रुपया है ना सर, ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो यहां पे हमें समझ आया कि सेलर जो जीएसटी के नाम पे पैसा लेता है वो उसकी सेल नहीं होती है, वो उसको गवर्नमेंट ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि कृपया करके बायर से जीएसटी अमाउंट चार्ज कर देना और उसको गवर्नमेंट में जमा कर देना। तो उसको गवर्नमेंट में जमा कर देना। अब कोई मुझे बता देगा इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या हो जाएगी? मैं अभी सेलर की बात कर रहा हूं, मैं सेलर की बात कर रहा हूं, और सेलर ने जब 1120 रुपया ले लिए, जो 1000 प्लस 120 रुपया है, तो वो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करेगा? वो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करेगा? सेलर इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करेगा? 1000 रुपया सेल्स है, 120 रुपया जीएसटी है, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करेगा सेलर? सर उसके पास जो कैश आएगा डेटर से, ये परचेजर से, सर मेरे पास कैश आएगा 1120 रुपया। डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास कैश आया 1120 रुपया, आपके पास कैश आया 1120 रुपया। तो आपकी सेल कितनी है मेरे दोस्तों? सर हमारी सेल जो है, हमारी सेल जो है सर, सेल तो हमारी 1000 रुपया है। हाँ नहीं, तो सेल्स 1000 रुपया।
रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमारा 1000 है, और 120 रुपया क्या है सर? 120 रुपया आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे कस्टमर से चार्ज कर दिया, जो आपके गवर्नमेंट में जमा करना है। तो ये आपकी लायबिलिटी है, आपने लोगों से लिया और गवर्नमेंट ने देना है। अभी आपने गवर्नमेंट में नहीं भरा क्योंकि आपको अगले तारीख की 20 तारीख का भरना होता है, तो ये आपकी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो आप एंट्री करते हो टू जीएसटी पेएबल, टू जीएसटी पेएबल 120 रुपया। ठीक है, तो आपकी एंट्री इस तरह से हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 1120 रुपया, टू सेल आपका 1000 रुपया, टू जीएसटी पेएबल 1120 रुपया। बाद में फिर क्या होगा? बाद में क्या होगा? जब आप मेरे दोस्तों इस जीएसटी को पे करोगे, जब आप इस जीएसटी को पे करोगे, उसके वक्त एंट्री क्या करोगे? अब आप गवर्नमेंट में पे करोगे तो ये कैश आपका जाएगा आपके यहां से, तो एंट्री करोगे, लायबिलिटी खत्म करोगे तो एंट्री करोगे जीएसटी पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 120 रुपया, जीएसटी पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 120 रुपया। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो आपने कैश लिया 1120 रुपया, उसमें से 120 रुपया आपने गवर्नमेंट को दे दिया, नेट में आपका वही कैश आया 1000 रुपया। तो सेलर इस तरह से एंट्री करता है। क्या आपको यह बात समझ आ गई कि जब आप सेल करोगे और आप जीएसटी चार्ज करोगे तो आप उसकी अकाउंट एंट्री कैसे करोगे? आई होप आपको यह समझ आया। दूसरी बात, प्लीज आज के बाद जब आप दुकानदार के पास जाओगे तो उसको ये नहीं बोलना है एक तो हमने जीन्स भी खरीदी 1000 रुपए के, ऊपर से तुमने हमसे जीएसटी भी लिया। तो देख लेना प्लीज दोस्तों, जो वो जीएसटी चार्ज करता है वो जीएसटी वो अपने जेब में नहीं लेता है, वो उसकी सेल नहीं होती है, उसे वो गवर्नमेंट में जमा करता है एज पर द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, अभी मैं सीजीएसटी एसजीएसटी पर नहीं जा रहा हूं, मैं आगे वाले उसमें कवर करूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आया। अब जब हम जीएसटी पे करते हैं, अब मुझे जरा यहां पे बता दो मेरे दोस्तों, ये तो सेलर ने एंट्री कर दी, अब मैं परचेजर हूं, और परचेजर में आम ये बंदे की बात नहीं कर रहा हूं जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है, मैं बिजनेस की बात करता हूं। जब बिजनेस में हम इसको परचेज करते हैं, जब हम बिजनेस में इसको परचेज करते हैं, तो परचेजर जो है, परचेजर ने मेरे दोस्तों 1120 रुपया दे दिए, परचेजर ने इसको 1120 रुपया दे दिए। तो मुझे आप बता सकते हो कि परचेजर के बुक्स में क्या एंट्री हो जाए? परचेजर ने, उसकी परचेज कॉस्ट 1000 रुपया है और उसने जीएसटी दे दिया है 120 रुपया, टोटल मिला के उसने 1120 रुपया दे दिया। तो क्या उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज 1000 रुपया है या उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज 1120 रुपया है? सर उसकी परचेजेस जो है, यहां पे जो बात आती है जीएसटी में, क्या उसको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है या नहीं मिलता है? देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये आपने आई होप अमरजीत सर की क्लासेस जीएसटी की देखी होगी, आपको पता होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। बिजनेसेस की बात करते हैं, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड वेंडर हो और आप अपना परचेज के वक्त जीएसटी पे करते हो और सेल्स के वक्त आप कस्टमर से जीएसटी चार्ज करते हो, तो जो आपने जीएसटी पहले पे किया होता है उसका आपको क्रेडिट मिलता है। क्या मिलता है? क्रेडिट मिलता है। तो मैं एज्यूम करता हूं मैं भी आगे इसको सेल करूंगा, मैं ये परचेजर जो है मैं भी आगे इसको सेल करूंगा और आई एम एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, आई एम एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल हूं, कौन एलिजिबल होता है कौन नहीं होता है, वो आपको अमरजीत सर ने टैक्सेशन के लेक्चर्स में ऑलरेडी बता दिया है, वो आपको अमरजीत सर ने टैक्सेशन के लेक्चर्स में ऑलरेडी बता दिया है। यहां पे हम मानते हैं कि इस 120 का आपको क्रेडिट मिलता है, इस 120 का आपको क्रेडिट मिलता है। जब आपको इन टैक्सेस का क्रेडिट मिल रहा है, इट मींस आप अपनी आउटपुट लायबिलिटी, मैं दिखाता हूं आपको आउटपुट लायबिलिटी कैसे ट्रिगर हो जाएगी, उसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। तो जितने भी बच्चों ने 11,000 ये आंसर बोला वो बिल्कुल गलत है, ये सही आंसर नहीं है मेरे दोस्तों, ये सही आंसर नहीं है मेरे दोस्तों। द करेक्ट आंसर इज 1000 रुपया। मेरी कॉस्ट ऑफ परचेजेस मेरे दोस्तों, मेरी कॉस्ट ऑफ परचेजेस सिर्फ 1000 रुपया है, मेरी कॉस्ट ऑफ परचेजेस सिर्फ 1000 रुपया है। तो परचेजर जो एंट्री करेगा मेरे दोस्तों वो इस लेवल की करेगा। मेरी परचेजेस का जो एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट डेबिट
₹1000, मेरी परचेज मेरे दोस्तों ₹1000 है, और जो ₹120 मैंने जीएसटी पे कर दिया है, इसको मैं आगे सेट ऑफ कर सकता हूं, तो इसको मैं अपना एसेट क्रिएट करता हूं, ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, तो इसको मैं बोलता हूं इनपुट, इसको मैं बोलता हूं इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट ₹120, और मेरा जो कैश जाएगा मेरे दोस्तों, मेरा जो कैश जाएगा मेरे दोस्तों, वो जाएगा ₹1120। तो यहां पे मेरा कैश तो ₹1120 तो गया मेरे दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा परचेजेस का कॉस्ट ₹1120 है, ₹1000 है, और मेरा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो है ₹120। ये मेरा कॉस्ट नहीं है। तो ये जितने भी बच्चों ने बोला कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्या बोल रहे हैं आप लोग, सर परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी, बिल्कुल ठीक। अबू एबीसी बोल रहा है अगर क्वेश्चन में दिया नहीं होगा कि जीएसटी में रजिस्टर है या नहीं, तो सर उस केस में क्या करना है। अभी अकाउंटिंग में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एज्यूम कर लो जीएसटी में वो रजिस्टर्ड है और उसको जीएसटी का क्रेडिट मिलता है, ठीक है ना। नॉर्मली आप यही एज्यूम करो कि उनको जीएसटी का क्रेडिट मिलता है। तो अगर आपको जीएसटी में, शायद आपने ये देखा नहीं है अमरजीत सर का लेक्चर, उसमें उन्होंने समझा दिया इस चीज को, ये बेसिक है, डेफिनेटली उन्होंने समझा दिया होगा कि इसका आपको इनपुट टैक्स मैं अभी करता हूं, उसको भी थोड़ा सा कवर करता हूं, बट आई अज्यूम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो कॉस्ट है मेरे दोस्तों वो ₹1000 है, क्योंकि ये जो टैक्स है आप समझ लो मैंने एडवांस में दे दिया। कल को ये मैंने एंट्री कर दी, कल को क्या होगा, कल को जब मैं सेल करूंगा मेरे दोस्तों, यही परचेजर मेरे दोस्तों जब कल को सेल करेगा, जब ये सेल करेगा, अब सपोज मैंने इसको सेल कर दिया, फर्दर मैंने जो परचेज किया था 1000 का, मैंने इस पे अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया 200, मैंने इसको सेल कर दिया 1200 में। अब मैंने इसको सोलो कर दिया 1200 पे, सेल कर दिया 1200 पे, तो अगेन मैं कस्टमर से क्या करूंगा, जीएसटी चार्ज करूंगा। जब मैं किसी को सेल करूंगा, अब मैं इसको प्रॉफिट ऐड करके 1200 में भेज रहा हूं, मेरी सेल 1200 है, तो मैं जब उससे जीएसटी लूंगा 1200 इंटू 0.12, तो मैं उससे 144 का जीएसटी लूंगा। तो टोटल मैं उसको जो बिल करूंगा दैट इज 1200 प्लस ₹144, वो है ₹1344। तो उसको मैं चार्ज करूंगा ₹1344। अब मुझे जरा इसकी सेल की एंट्री बोलो, जैसे हमने उस सेलर की थी। सर मेरे पास कैश जो आएगा, वो आएगा 1344, मेरा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1344। मेरी सेल्स सर मेरी सेल्स तो सिर्फ 1200 है, तो मैं सेल्स डालूंगा 1200, और मेरा आउटपुट जीएसटी, जो हम जीएसटी पेएबल बोलते हैं, उसका हमारा दूसरा नाम भी होता है आउटपुट जीएसटी। इसको मैं आउटपुट जीएसटी, जो मैं आउटपुट पे करता हूं, 144। ठीक है दोस्तों, टू आउटपुट जीएसटी 144, बिल्कुल ठीक, यहां तक भी ठीक। अब क्या होगी, जब मैं जीएसटी को पे करूंगा मेरे दोस्तों, जब मैं जीएसटी को पे करूंगा, ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी मेरी लायबिलिटी कितनी है, 144 की। मैंने कस्टमर से लिया 144 टैक्सेस के नाम पे, मैंने कस्टमर से लिया टैक्सेस के नाम पे 144, तो मुझे गवर्नमेंट में कितना करना चाहिए। अगर सपोज ये अल्टीमेट कंज्यूमर है, अब रेडी मतलब जो अल्टीमेट कंज्यूमर है मैंने उसको बेच दिया, तो इस प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिलना चाहिए, 144। तो मेरी लायबिलिटी कितनी थी, 144। तो मैं करूंगा आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, 144। मेरे पास जो इनपुट जीएसटी है, ये इनपुट जीएसटी है, इसका मुझे क्रेडिट मिलेगा। मैं बोलूंगा गवर्नमेंट जी मैंने ना ₹120 अपने सेलर को दिया था, वो आपने उससे लिया होगा, तो मैं तो वो नहीं दूंगा, और आपको वो तो मैंने एडवांस में वहां पे किया था। तो जब मेरे पास इनपुट थे, एसेट था, उसको खत्म करूंगा, तो मैं टू इनपुट जीएसटी करूंगा, कितना, ₹120 मैंने वहां पे दिया था, तो उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा। और मैं कैश कितना पे करूंगा गवर्नमेंट को, मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा एक्स्ट्रा जो कैश है मेरा ₹24। मैंने कस्टमर से ₹144 टैक्स के नाम पे ले लिया, मैंने टैक्स के नाम पे 144 ले लिया, तो मेरी टैक्स की लायबिलिटी है 144। बट मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा मैंने जब अपने सेलर से परचेज किया था, मैंने जो अपने सेलर से परचेज कर दिया था, उससे उसको मैंने 120 दे दिया था। मैंने जब अपने सेलर से परचेज कर दिया था, तो उसको मैंने 120 दे दिया था, अब मैंने सिर्फ 24 देना है, तो ये लो मैंने आपको ₹24 दे दिया। अब मुझे जरा बता दो कि
यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया आपको कि मैंने जीएसटी अब कितना देना गवर्नमेंट को? सिर्फ 24 रुपीज। अब मुझे बोलो गवर्नमेंट को कितना मिला? अगर देखा जाए कि ये जो फाइनल सेल थी, गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि एक चीज जितने में फाइनली बिकी, एक चीज ये फाइनली जिसको ये जीन्स बेची गई, आप में से किसी को अगर बेची गई तो ये 1200 की बेची गई, तो इस पे जीएसटी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए टोटल 144। तो क्या गवर्नमेंट को 144 मिला? द आंसर इज यस। जो सेलर ए था, जो सेलर ए था उसने क्या किया था? 120 रुपीज कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट में जमा कर दिया, तो गवर्नमेंट को वहां पे मिला था 120 रुपया, और सेलर बी ने गवर्नमेंट को दिया 24 रुपीज, तो गवर्नमेंट को टोटल मिला 144। ठीक है मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट को 124 मिला। तो यहां तक आपको समझ आया, जो जीएसटी ये बिजनेसमैन पे करते हैं ये इनके अपने जेब से नहीं जाता है, ये जाता है बेचारे कस्टमर के। कोई भी चीज होगी, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, 95 रुपीज का पेट्रोल है जो पेट्रोल कंपनीज बेच रही है, वो 37-38 पे बेच रहे हैं, बाकी जो है वो सारा टैक्स है। अब क्या ये पेट्रोलियम कंपनीज अपने जेब से टैक्स देती है? नहीं भाई, ये जितना भी टैक्स है वो टैक्स कौन पे करता है? वो टैक्स आम कस्टमर करता है। जब आप पेट्रोल परचेज करते हो 94 रुपीज का, आप समझ लेना आप इसमें 54 के अराउंड टैक्स दे रहे हो, और 40 रुपीज का वो चीज होती है, और वो टैक्स जाता है गवर्नमेंट में। बट फर्क इतना होता है, ये जो टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, कहीं इंडियन ऑयल से कुछ जाता है, वो जो पेट्रोल पंप वाला है उससे कुछ जाता है, इस तरीके से गवर्नमेंट में वो पैसा जाता है। बट यहां पे आपको याद रखना है, अल्टीमेट बर्डन ऑफ दीज टैक्सेस इज बोर्न बाय द कंज्यूमर। बट ये जो सेलर्स बीच में होते हैं, ये इंटरमीडिएट होती है, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे इसको करते हैं। आपको पता है पहले वैट होता था, उसको बोलते थे वैल्यू एडेड टैक्स, कि जितना वैल्यू एड हुआ उतने पे गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। और जो बीच में ये सेलर्स होते हैं या इनफैक्ट इंटरमीडिएट बायर होते हैं, इनको टैक्स पे नहीं करना होता है। जितना भी ये टैक्स पे करेंगे इनको इसका क्रेडिट मिलता है, इनको इसका क्रेडिट मिलता है। कैस्केडिंग इफेक्ट हम खत्म करते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट की बात नहीं है, क्योंकि इनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, किसी ने कैस्केडिंग टैक्स लिखा हुआ है, वो ये चीज होगी, अगर इनको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता तो ये इनकी कॉस्ट बन जाती। सपोज ये जो मैं लिखता हूं मेरे दोस्तों, यहां पे ये जो बायर था, ये जो बी वाला बंदा था, अगर इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, सपोज ये अनरजिस्टर्ड डीलर है या कोई और डीलर है जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, तो इसके लिए ये तब क्या बनती? तब इसके लिए ये कॉस्ट बनती। अगर इसको टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता तो इसको तो पूरी परचेज कॉस्ट 1120 होती, तब ये एंट्री करता परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1120 रुपया, तब इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। और वहां पे फिर जब सपोज सेल करता और 1200 पे करता, और प्लस जो इसका कॉस्ट था 120 रुपया, तो 1320 पे करता, वहां पे 1320 में उस 120 पे भी टैक्स लगा, दैट इज टैक्स एंड उसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या मुझे बेसिक बात बता दो, क्या आपको बेसिक जीएसटी की अकाउंटिंग करनी आ गई? परचेजर के एंड से क्या एंट्री हो जाएगी, सेलर के एंड से क्या एंट्री हो जाएगी? क्या आपको यह समझ आया कि नहीं आया? क्या आपको यह समझ आया कि नहीं आया? प्लीज। हाँ सर, हमें यह समझ आ गया। अब जरा थोड़ा, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने ली थी, सेलर ने भेजा जीएसटी कर दिया है। अब जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी, इनफैक्ट शायद एग्जाम में कम इसका यूज आएगा, बट अभी आपने अकाउंटिंग बहुत अच्छी सीखी है, आप कल को इंडस्ट्रीज में अप्लाई कर सकते हो एज एन अकाउंटेंट। उनको बोलना हमने लतीफ सर से पढ़ा है, कुछ दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, ठीक है ना? बट समझ लेना अच्छे से है, ठीक है ना? और अब जरा थोड़ा सा टिपिकल लेते हैं कि प्रैक्टिकली क्या होता है। ये जो मैंने जीएसटी जीएसटी बोला, क्या ख्याल जीएसटी नहीं सर, 3 तरह के टैक्सेस होते हैं, 3 तरह के ये जीएसटी होते हैं। जीएसटी में 3 तरह के टैक्सेस आते हैं। एक तो होता है सीजीएसटी, और तो होता है एसजीएसटी, और तो होता है यूटीजीएसटी। ये तो सॉरी, यूटीजीएसटी इसी में आ जाएगा स्टेट के साथ ही, अगर यूटी है, और लास्ट वाला आता है आईजीएसटी। ठीक है मेरे दोस्तों? सर ये जो सेल परचेज होती है, ये जो सेल परचेज होती है, ये जो सेल परचेज होती है, ये हो सकती है इंट्रास्टेट, या हो सकती है इंटरस्टेट, या हो सकती है इंट्रास्टेट,
या हो सकते हैं इंटर स्टेट। इंटर स्टेट क्या होता है? विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। एग्जाम्पल, सेलर J&K में, बायर J&K में, वहां जो टैक्स लगाएगा वो लगेगा कौन सा? ये होती है इंटर स्टेट सेल, टैक्स की बाद में बात करेंगे। और अगर सेलर सपोज दिल्ली में है, सपोज सेलर दिल्ली में है और जो बायर है वो J&K में है, इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। अभी जो लॉकडाउन था फिर क्या बोलते थे? इंटर स्टेट ट्रैवल नॉट अलाउड। इंट्रा स्टेट अलाउड था, इंटर स्टेट नहीं था। लास्ट लॉकडाउन की बात कर रहा हूं। आई होप आपको इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मींस विद इन द स्टेट और इंटर स्टेट मींस विद इन टू स्टेट्स। तो जीएसटी में क्या है? अगर विद इन स्टेट हो रही है सेल, विद इन द स्टेट सेल हो रही है, तो ट्रिगर हो जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर इंटर स्टेट सेल हो रही है तो उस केस में आपको लगाना है आईजीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर अभी की बात करूंगा मैं, वो जो 12% जीएसटी था, 12% जीएसटी था रेट, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे ये बनता है? गवर्नमेंट बोलते हैं ये चीजें हैं, इन पे 12% जीएसटी लगेगा। जैसे वही रेडीमेड गारमेंट जीन्स जिसकी वैल्यू 1000 रुपए या उससे ज्यादा है, तो उस पे जीएसटी रेट 12% है। उसके लिए एचएसएन कोड होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो आपने पढ़ा होगा टैक्सेशन में। उस हिसाब से गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट टैक्स रेट्स रखती है। सपोज उस पे 12% जीएसटी था, तो अगर ये विद इन द स्टेट सेल होगा तो जो सेलर है वो क्या चार्ज करेगा? सर वो सीजीएसटी 6% चार्ज करेगा, वो एसजीएसटी 6% चार्ज करेगा। ये सीजीएसटी किसको जाता है मेरे दोस्तों? सर ये सीजीएसटी जो है ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। टैक्सेस का गवर्नमेंट कैसे चलती है? गवर्नमेंट टैक्सेस से चलती है, इनको टैक्स आना चाहिए। तो सीजीएसटी जो चार्ज किया जाएगा वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में, एसजीएसटी को जो चार्ज किया जाएगा वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। और अगर यूटी है, जैसे जम्मू कश्मीर यूटी है, तो वहां पे वो जाएगा उस यूटी के ट्रेजरी में। और जो आईजीएसटी है मेरे दोस्तों, आईजीएसटी चार्ज तो किया जाता है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है पहले, और फिर इसमें से जो शेयर ऑफ स्टेट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर स्टेट को देता है। तो समझ आई बात? क्योंकि दिक्कत क्या है, इंटर स्टेट में 2 सेल स्टेट्स है। अब यहां पे देखो मैं बताता हूं, अगर विद इन द स्टेट J&K सेल हो जाएगा तो सेलर जो चार्ज करेगा कस्टमर से, सेलर चार्ज करेगा कितना? सेलर चार्ज करेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। और सीजीएसटी वो भेजेगा कहां पे? वो देगा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में। और एसजीएसटी जो है वो जम्मू कश्मीर, सपोज मैं अभी जम्मू कश्मीर स्टेट को कंसीडर करता हूं, यूटी को हटा देते हैं, ठीक है ना, तो यूटी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है दोस्तों। बट आईजीएसटी अब दिल्ली है और जम्मू कश्मीर है, और जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब है कि रेवेन्यू ऑफ दिस जो जाता है, ये जो टैक्स मिलेगा ये किसको मिलेगा? सेल वाली स्टेट को मिलेगा कि परचेज वाली स्टेट को मिलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसमें बहुत लड़ाई हुई। जीएसटी जब नहीं आ रहा था, सबसे बड़े जो हर्डल जो हो रहा था वो इसी पे आ रहा था, क्योंकि जीएसटी जो है ना ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है? जिस स्टेट में अल्टीमेट सेल हो रही है, जहां पे कंज्यूम हो रहे गुड्स, उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा टैक्सेस का। तो वो स्टेट जो तरक्की कर रही थी, जहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा थी, उन्होंने बोला इंटर स्टेट सेल में तो फिर हमारा नुकसान है। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में इतनी इंडस्ट्रीज है, वो सेल करेंगे जम्मू कश्मीर, इंडस्ट्रीज, वो सारा खर्चा, वो जो चीजें है वो दिल्ली, ये मुंबई गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनकर कर रही है, बट जो टैक्सेस का रेवेन्यू है वो जा रहा है स्टेट को। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये इसका वो चीज है, थोड़ा सा लूप होल बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जब सेल हो जाएगा तो वो वहां का जो सेलर है या दिल्ली का सेलर जो है, ये जो कस्टमर है जम्मू कश्मीर का, उसको चार्ज करेगा आईजीएसटी, और ये उठा के सारा किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए, अच्छा ये सेल जम्मू कश्मीर को हुई थी, तो इसका जो 50% शेयर है वो दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, तो वो ट्रांसफर करेंगे इसको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को। इसमें एक चीज ये भी होता है कि ठीक है कि जो स्टेट्स बनाती है उनको तो नुकसान होता है, उनको रेवेन्यू नहीं मिलता, बट वो भी देखो जहां पे कंज्यूम हो रहा है, बियर तो वहां का ही बाशिंदा कर रहा है ना, बियर तो वहां का ही बाशिंदा कर रहा है, वहां का सिटीजन कर रहा है, तो ये रेवेन्यू तो उस स्टेट को जाना चाहिए, ताकि वो स्टेट इस पे
इसको अच्छे से यूज करें, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है क्योंकि हमें टैक्सेस की नॉलेज नहीं है। मैं बार बार ये बोलता हूँ, हमें जो गांव में होता है वो पंच जब हमें बांट देता है हम खुश होते हैं, एमएलए कुछ देता है तो हम खुश होते हैं। हमें ये कभी समझ नहीं आता वो एमएलए के लिए जो गाड़ी है, वो सिक्योरिटी है, वो तो हमारे पैसे से जा रही है। अभी हमारे पुलिस होती है, पुलिस हमें कितना डराती है, पुलिस वाले की सैलरी कहां से आती है, वो तो हमारे जेब से आ रही है। पॉलिटिशियन की सैलरी कहां से आ रही है, हमारे जेब से जा रही है। गवर्नमेंट टीचर की सैलरी कहां से जा रही है, हमारे जेब से जा रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर, जो सारे कोई अकड़ के नहीं होते, जो अकड़ के होते हैं, उनकी सैलरी कहां से आती है, आपके और मेरे पैसे से आती है। ये जो आप टैक्स देते हो, कोई भी चीज आप परचेज करते हो आप उसका टैक्स देते हो, और उस टैक्स के पैसे पे उनकी सैलरीज होती है, और वो हमें वो वैसे चलते था। वो बोलते हैं, जो ये बोलते हैं कि जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स में होते हैं, इनको अपने आप को एज अ सर्वेंट ट्रीट करना चाहिए लोगों का, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमें ही नॉलेज नहीं है, हमने इनको अपने ऊपर बिठा दिया है। आई होप आपको एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है, किसको मिलता है, कैसे मिलता है, ये समझ आया? मुझे बता दो, आपको समझ आया ये नहीं आया? आपको ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ, तो ये सेलर क्या करेगा, सीजीएसटी चार्ज करेगा, एसजीएसटी चार्ज करेगा। मैं अभी बोल रहा हूं जेएंडके में ही सेल हो रही है, विद इन जेएंडके सेल हो रही है, एंड आई होप आप एंजॉय कर रहे हो सेशन को। विद इन जेएंडके ही सेल हो रही है, ठीक है दोस्तों, विद इन जेएंडके ही सेल हो रही है। तो यहां पे जब वो मुझसे चार्ज करेगा 1200 रुपया, ये 1120 रुपया, तो वो इस तरह से होगा, वो बोलेगा, वो जो बिल बनाएगा मेरे दोस्तों, वो बिल कुछ इस तरीके से बनेगा। सेलिंग प्राइस 1000, फिर इस पर लगाएगा सीजीएसटी 60 रुपया, 6%, एसजीएसटी 60 रुपया, और टोटल ये बनेगा 1120 रुपया। इस तरीके से वो मुझे बिल बनाएगा 1120 रुपया, ठीक है मेरे दोस्तों। तो जब सेलर सेल करेगा 1000 रुपए का, तो क्योंकि उस पर जीएसटी 12% है, अगर खाली जीएसटी 12% का है, इट मींस अगर विद इन द स्टेट सेल हो जाएगी, तो सेलर को इंस्ट्रक्शन है, दोस्त मेरे, सीजीएसटी आप 6% कर देना, एसजीएसटी 6% है, तो जीएसटी का जो रेट है उसको डिवाइड बाय 2 करना है, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। और अगर ये इंटर स्टेट सेल हो रही है तो वो 12% आईजीएसटी लगाएगा। तो यहाँ पे मैंने बोला विद इन जेड के सेल हो रही है, और मैं जेड को यहाँ पे यूटी ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, यूटी जीएसटी ट्रिगर नहीं कर रहा हूँ, मैं सीजीएसटी एसजीएसटी रख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब बता दो वो सेलर क्या एंट्री करेगा? सर सेलर क्या एंट्री करेगा? सेलर एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, ये 1120 रुपया, उसकी सेल जो है वो 1000 रुपया है। तो अब मैं इसको इनपुट और आउटपुट बोलता हूं। परचेज के वक्त जो पे करेंगे उसको इनपुट टैक्स बोलेंगे, सेल के वक्त जो चार्ज करेंगे, सेल के वक्त जो चार्ज करूंगा मैं कस्टमर से, वो आउटपुट है। तो यहां पे आएगा आउटपुट सीजीएसटी 60 रुपया टू आउटपुट एसजीएसटी 60 रुपया, टोटल हो गया 1120। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000 रुपया, टू आउटपुट सीजीएसटी 60 रुपीज, टू आउटपुट जीएसटी 60 रुपीज, ठीक है। और सपोज इसने किसी से परचेज नहीं किया था, इसने खुद ही बना दिया था, और बाद में जब इनको पे करेगा तो ये एंट्री कुछ इस तरीके से करेगा। जब ये पे करेगा, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट 60, आउटपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट 60। मैं यहां पे कैश लिखूंगा, हालांकि होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो आप सीधे याद रखो, इसका कैश जला जाएगा 120 रुपया, 60 रुपया वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, 60 रुपया 60 रुपया, तो अपनी लाइबिलिटी को खत्म करेगा, टू कैश करेगा 120 रुपया। अब ये जो बायर था, अब जो बायर है, बायर क्या एंट्री करेगा? सर बायर के लिए परचेज है, तो वो एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट 1000 रुपया। अब वो क्या बोलेगा? इनपुट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, तो वो बोलेगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 60 रुपया, आउट इनपुट, फिर क्या बोलेगा? इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 60 रुपया, टू कैश 1120।
परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST 60, इनपुट SGST 60 टू कैश। नितिन मनास ने बिल्कुल सही आंसर बोला। बाबर अब्दाल जी प्लीज अमरजीत सर के जीएसटी के लेक्चर्स देखो। जीएसटी का एक ही रेट नहीं होता है, हर प्रोडक्ट पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स का अपना HSN बना के होता है और उनके टैक्स रेट्स होते हैं विच में वैरी फ्रॉम 0% and then you have this 12%, 18%, 28% and even 40%। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, समझ आया? परचेज मेरा 1000 रुपया है तो इनपुट CGST जो मैंने दे दिया है वहां पे 60 रुपया, तो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लूंगा और SGST का भी इनपुट टैक्स 60 रुपया। बाद में जब मैं सेल करूंगा इसको, ये ऑन परचेज हो गया, और जब मैं इसको सेल करूंगा, सपोज मैंने वही 1200 प्लस वो कर दिया, जब मैं इसको 1200 का सेल करूंगा, जब मैं 1200 का इसको सेल करूंगा तो मैं क्या करूंगा, उससे CGST उससे SGST लूंगा। कितना सर? CGST आप उससे 72 लेंगे, SGST आपको उससे 72 लेंगे, तो टोटल जो आप उससे लेंगे वो लेंगे 1200 प्लस 144, तो आप उससे लेंगे 1344। तो जब आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री करोगे तो आप बोलोगे सेल के वक्त कैश अकाउंट डेबिट 1344 टू सेल 1200। अब आपने उसे चार्ज कर दिया तो ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में पे करना पड़ेगा, तो क्या यूज करोगे वर्ड? सर आउटपुट टू आउटपुट CGST कितना 72 मैंने उससे CGST के नाम पे लिया, और टू आउटपुट SGST 72। अब जब गवर्नमेंट में पे करने की बात आएगी टैक्सेस को, ये तो सेल के वक्त हो गया, अब मैं जब टैक्स को पे करूंगा तो मैं देखूंगा भाई मैंने कितना टैक्स पे करना है। सर मैंने आउटपुट CGST लायबिलिटी 72 है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंने 72 देना है, लोगों से मैंने 72 कलेक्ट करके, फिर मैं बोलूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंने 60 तो ऑलरेडी दिला दिया है सैलर ए से 60 रुपीज, तो मुझे एक्स्ट्रा कितना देना है? 12 रुपए। तो मैं एंट्री करूंगा आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 72 रुपीज। मैं अलग अलग कर रहा हूं, एंट्री एक साथ हो सकती है, मैं समझाने के लिए अलग अलग कर रहा हूं। टू इन तब सेल के वक्त मेरा आउटपुट CGST जो है वो 72 था, और आउटपुट SGST जो था वो भी मेरा 72 था। ठीक है, तो जब मैं पेमेंट टैक्स की बात करूंगा तो मुझे कितना पे करना है? अपेरेंटली मैंने कस्टमर से 144 रुपीज चार्ज कर दिया है, बट मैंने ऑलरेडी अपने सेलर को 120 रुपया दे दिया है। गवर्नमेंट को 144 मिलना चाहिए तो 120 उसको वहां मिला, तो 24 एडिशनली मिलना है। बट इन सब चीजों की मुझे अकाउंटिंग एंट्री करनी है, तो देखो किस तरीके से खत्म हो जाएगा। मेरी आउटपुट CGST की जो लायबिलिटी है इसको खत्म करेंगे, आउटपुट CGST जो है इसको मैं खत्म करूंगा, तो मैं एंट्री करूंगा आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट और आउटपुट SGST की जो मेरी लायबिलिटी है इसको भी मैं खत्म कर लेता हूं। ठीक है, तो इस लायबिलिटी को मेरे दोस्तों, इस लायबिलिटी को मैंने खत्म कर दिया, इस लायबिलिटी को मैंने खत्म कर दिया। अब मुझे क्या करना है मेरे दोस्तों, मुझे जो इनपुट है इसको यूटिलाइज करना है। आप इसको जब मैं यूटिलाइज करूंगा तो इसको मैं क्रेडिट करूंगा, तो मैं ये लायबिलिटी के साथ अपने इस एसेट को एडजस्ट करूंगा। तो मैं करूंगा टू इनपुट CGST 60 टू इनपुट SGST 60। तो ये 60 और 60 मैंने यूटिलाइज कर दिया। अब मुझे क्या करना है मेरे दोस्तों, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पेमेंट करनी है। अब मुझे पेमेंट करनी है 12 रुपया इसका डिफरेंस और 12 रुपया इसका डिफरेंस, तो 12 और 12 24 रुपीज में गवर्नमेंट पे करूंगा, तो एंट्री हो जाएगी टू कैश 24 रुपीज। इस तरीके से मैं पेमेंट करूंगा, और इस तरीके से ये तो पेमेंट हो गया और इस सब की अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी। तो आप कल को अकाउंटेंट हो तो आपको ये आउटपुट GST और पे करना है। इसके लिए आपको जो इनपुट टैक्स रेट मिला है उसको यूटिलाइज करना है। तो लायबिलिटी को खत्म करोगे, एसेट को खत्म करोगे, जितना लास्ट में बचेगा पेमेंट वो आपको पे करना है।
दीपक कुमार का क्वेश्चन है कि सर एचएसएन का क्या यूज है। एचएसएन का यूज मेरे इसको पहले एचएसएन का ऑर्गेनाइजर सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो जितने भी गुड्स है उनको आप डिफरेंट चैप्टर्स में बाइफरेट करते हो कि जैसे प्लास्टिक के गुड्स है वो इस कैटेगरी में आ गए, मोबाइल फोन्स इस कैटेगरी में आते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हर किसी गुड्स को आप अपने अपने उसमें रखते हो और फिर आप उनका रेट्स बोलते हो। सपोज आपने बोला कि मैंने ये कुर्सी परचेज कर दिया, कुर्सी पे कितना जीएसटी लगेगा, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या रखा होगा, एक क्लास ऑफ गुड्स रखा विच आर मेड ऑफ द प्लास्टिक, और सपोज ऐसे जो फर्नीचर में ऐसा कुछ रखेगा तो वो देखूंगा मैं, उस पर 12% जो भी रेट होगा वो लगा दूंगा। तो एचएसएन से क्या होता है, आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है वो आसान होता है। अदरवाइज कितनी चीजें हैं जो बनी जा रही, तो हर किसी का रेट तो गवर्नमेंट नहीं बोलेगा, तो वो एचएसएन कोड रखेगा और एचएसएन कोड में आप देखोगे और जो रिलेवेंट एचएसएन कोड होगा उस हिसाब से चार्ज करोगे। देखो पहली सेशन है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो सकती है, मैं भी इसको इसीलिए कर रहा हूं कि मतलब इंटरैक्टिव हो जाए तभी मैंने किया, अदरवाइज मेरा कोई अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं है। एक दो दिन में दिक्कत आ जाते कोई दिक्कत नहीं, फिर ठीक हो जाएगा। देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ चेंज मैनेजमेंट। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है मेरे दोस्तों, मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपके लिए बोल रहा हूं। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होती है, दैट्स अ कांसेप्ट ऑफ कॉल्ड चेंज मैनेजमेंट। जब भी हम किसी सिस्टम में वर्क कर रहे होते हैं और थोड़ा सा भी कुछ आ जाएगा तो हम बोलते हैं कि नहीं हम ये चीज नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक सिस्टम के साथ यूज टू हुए होते हैं और उसको अगर चेंज करना तो बहुत दिक्कत आती है कंपनीज को। चेंज मैनेजर के बाजार तक कंपनीज फिर क्या करते हैं, एचआर को हायर करते हैं कि लोगों को कैसे मोटिवेट करके। जैसे अभी आप टैली पे यूज करते हो, टैली यूज करते हो सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, सब कंपनी में एसएपी लाएंगे, एसएपी इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर है बट यूज करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो अब एम्प्लॉइज क्या होते हैं, रिलेक्टेड होते हैं, भाई यार टैली सीख लिया था, एक एंट्री करनी थी, इनपुट इक्वल डू दिस, वो सैप में डिफरेंट करना, बट सैप में फायदे भी बहुत सारे होते हैं ना। तो ये जो चेंज मैनेजमेंट होता है कुछ दिनों के लिए दिक्कत हो जाती है, वंस यूज टू होते हैं फिर बहुत अच्छा। अब देखो यूट्यूब पे आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, या आप लाइव इंटरेक्ट करते हो, जो मैं अभी करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। हाँ, आई विल गिव अ थॉट टू द गूगल एंड अदर्स आल्सो, मैं कोई ट्राई नहीं कर रहा, बट यहाँ पे क्योंकि टेकमेंट एंड अदर टीचिंग एप्स आर पर्टिकुलरली फॉर टीचिंग, जो कि गूगल मीट और बाकी में नहीं होता। अब देखो जूम में दिक्कत है आपकी 40 मिनट्स की। अब मैं एक बार लाइव सेशन लिया था पंचायत में, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, पता नहीं मीटिंग कैसे 40 मिनट्स कहाँ से कब से स्टार्ट हो गया कब से खत्म हो गया, वो दिक्कतें उनमें रहती है, ठीक है ना दोस्तों। तो प्लीज कुछ ना कुछ दिक्कतें उनमें होती है, मैंने उनको ट्राई कर दिया है, ये मुझे अच्छा लगा तभी मैंने इसको कर दिया। अगर आप में सब कोई कोई मतलब लाइव इंटरेक्शन करना चाहता है, कुछ पूछना चाह सकता है, तो वो अपने आपको अनम्यूट करके एक एक बार पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरा सेशन हो गया, और या अगर कोई डाउट भी है अभी इसको लेके, तो वो भी मुझे पूछ सकता है। नहीं तो अगर आपका मतलब लगता है कि आपका हो गया तो आप क्लास को लीव कर सकते हैं, हम थोड़ा सा समझ लेंगे। सुनील बोल रहा है 60 से 72 कैसे। आपने जब सेल कर दिया मेरे दोस्त, तब आपने उससे 12% जो चार्ज करोगे वो किस पे करोगे, वो सेलिंग प्राइस पे चार्ज करो ना, टैक्स तो सेलिंग प्राइस पे लगता है। तो तब आपने उसे 12% किया होगा, दैट इज 6% ऑन 1200 सीजीएसटी, दैट इज 72, एंड 6% एसजीएसटी, दैट इज 72। इस तरह से 60-72 हो गया। किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। जुनैद ने शायद हाथ खड़ा कर दिया, हाँ जुनैद पूछ लो। हाँ मेरे दोस्त, ट्रेड डिस्काउंट की कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है ना। कैश डिस्काउंट होता है, बट कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट पे होता है, बट जीएसटी जो है वो सेलिंग प्राइस पे लगेगा। मैं जुनैद का क्वेश्चन समझ गया, जुनैद देखो कैसे होगा, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेड डिस्काउंट का आप श्योर हो ना कि ट्रेड डिस्काउंट में तो कोई अकाउंटिंग एंट्री होगी नहीं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट, मैं यही बोलता हूं, मैं इस जीन्स की बात करता हूं मेरे दोस्त। ये जीन्स का सपोज मेरे पास जो एमआरपी है, होता है ना एमआरपी, जीन्स का सपोज मेरा एमआरपी जो है वो 1200 रुपीज है। मैं पहले वाले सेलर की बात कर रहा हूँ, एमआरपी 1200 रुपए है। तो जुनैद आया मेरे पास, मेरी अपनी रेडीमेड स्टोर है, सर मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ, थोड़ा डिस्काउंट करा दो। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं है, जुनैद मेरा स्टूडेंट है, इसको 1000 रुपया दे दो, इसको 1000 रुपये में दे दो। तो मेरी सेल्स कितनी है जुनैद, 1000 रुपया। तो इसमें ट्रेड डिस्काउंट है आपका 200 रुपया, बट मेरी सेल कितनी मानी जाएगी, 1000। मैं आपसे टैक्स कितना चार्ज करूंगा, 1000 पे चार्ज करूंगा। तो गवर्नमेंट बोलेगा भाई सेलिंग प्राइस 1000, तो मुझे 1000 पे टैक्स चाहिए, 120 रुपया में इस पे चार्ज करूंगा, 120 रुपया। फिर मैं बोलूंगा यार, जुनैद बोलेगा सर
कि और डिस्काउंट, मैं बोलूंगा उससे नीचे तो मैं बेच ही नहीं सकता हूँ, फिर गवर्नमेंट में मेरी रूल्स आएगी तुमने सस्ता या जो भी रीजन हो गए, मैं तो 1000 रुपये बेचना है। फिर जुनैद ने मुझे कैश डिस्काउंट मांगा। अब जुनैद से मुझे कितना लेना था सर? जुनैद से आपने 1120 रुपया लेना था, पर जुनैद मुझे 1120 रुपया नहीं दे रहा है। जुनैद बोल रहा है सर आप 1100 रुपया ले लो। जुनैद बोल रहा है 1100 रुपया ले लो, बट मेरी टैक्स लाइबिलिटी कितनी है सर? टैक्स लाइबिलिटी 120 है। तो उस केस में मैं अकाउंटिंग एंट्री क्या करूंगा जुनैद? कैश अकाउंट डेबिट 1000, ये 1100 आपने दे दिया ना, तो सेल मेरी हुई है 1000, ठीक है। टू जीएसटी पेएबल मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूं 120 रुपया, और यहां पे लिखूंगा कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 20 रुपया। इस तरीके से एंट्री करूंगा। जीएसटी पूरा पे रहेगा सेल वैल्यू पे, जीएसटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है मेरे दोस्त। तो जीएसटी पूरा रहेगा तो मैं डिस्काउंट अलाउड की एंट्री डालूंगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 20 रुपया, ठीक है ना। जितना आप मुझे कैश दोगे बाकी मेरा डिस्काउंट अलाउड, बट सेल विल बी मैं 1000 एंड जीएसटी 120, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। समझ आया जुनैद? किसी और को कोई डाउट? देखो ये एक एडवांटेज है। अब जुनैद को ये सवाल आता तो जुनैद मुझे व्हाट्सएप पे पूछता, या जब तक मैं इसको व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देता तब तक इसको बेचारे को नींद नहीं आती कि यार ये डाउट रहा मेरा, ठीक ना। तो ये मतलब एडवांटेज है लाइव इंटरेक्टिव सेशन का। किसी और का कोई डाउट है, कोई और कुछ पूछना चाहता है, बट प्लीज कीप योर क्वेरी स्पेसिफिक विद द टॉपिक ओनली। हम हर एक दिन एक एक टॉपिक में रखूंगा, नेक्स्ट में बीआरएस पे रखूंगा, तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो टॉपिक वाइज रखें। अब अभी मुझे कोई कुछ और चीज नहीं पूछना, कॉस्ट अकाउंटिंग में इंप्लिसिट कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट क्या होता है, तो उससे क्लास का मजा खत्म होता है, ठीक है ना। वी विल ट्राई टू इंप्रूव ऑन इट, कि आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे ताकि आपको सुबह से पता होगा, आप उसको घर में खुद भी थोड़ा सा पढ़ लोगे, वैसे कोशिश करेंगे करने की, ठीक है ना। किसी और का कोई डाउट जैसे जुनैद ने पूछा था? हाँ दोस्त, क्या होती है स्पेलिंग? वैट बिल, वीएटी। देखो वैट तो अब खत्म हो गया ना, अब जीएसटी अगर लगेगा तो फिर उसको टैक्स इनवॉइस बोलते हैं मेरे दोस्त। आई होप आप टैक्स इनवॉइस की बात कर रहे हो। टैक्स, हाँ जो ना हम बोलते हैं 2 नंबर काम करना, तो टैक्स इनवॉइस बोलते हैं उसको। और टैक्स इनवॉइस में तो वही है ना, मैंने दिखा दिया ना, सेलर इस तरह से आपको देगा जीन्स, पहले ऊपर सारा नाम वाम होगा, उसका जीएसटी नंबर होगा 1000, एड सीजीएसटी @ 6%, 60 एड एसजीएसटी @ 6%, 60, और टोटल अमाउंट पेबल 1120 रुपया। ये नंबर्स में भी होगा, ये वर्ड्स में भी होगा। ये जब सेलर आपको देगा टैक्स इनवॉइस, इसकी आपने अकाउंटिंग एंट्री करनी है। सेलर कैसे अकाउंटिंग एंट्री करेगा वो मैंने अभी बोला। वो बोलेगा कैश अकाउंट डेबिट 1120 टू सेल्स 1000 टू सीजीएसटी पेबल 60 टू एसजीएसटी पेबल 60। और जो बायर होगा, अगर वो परचेजर इंटरमीडिएट सेलर है, तो वो एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट 1000, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट सीजीएसटी अकाउंट 60, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 60 टू कैश 1120 रुपए। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया दोस्त। किसी और का कोई डाउट? अच्छा है, इंटरेक्टिव सेशन में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि आपका एक डाउट हो सकता है और वो किसी और का भी डाउट हो सकता है ना, तो ये चीज होता है। और प्लीज शर्माओ मत, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। प्लीज बिलीव, मैं किसी को जज नहीं करूंगा, ना मैं किसी को जानता हूँ ना कोई आपको जज करेगा। बस यही होता है, हमने क्लास में भी होता था कि किसी का कोई डाउट होता था, हम डरते थे क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरा डाउट एब्सर्ड होगा। कोई डाउट एब्सर्ड नहीं होता है, आपके डाउट्स होंगे, प्लीज उनको शेयर करो। मैं आपका बड़ा भाई हूं, अगर आप मेरे से एज में छोटे हो, और अगर उल्टा है आप मेरे से एज में बड़े हो तो मैं आपका छोटा भाई हूं, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई आपको जज नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे बाकी ऑडियंस भी जज नहीं करेगा। एट द एंड हमारा गोल है कि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अकाउंटेंसी हम सबके लिए न्यू है, तो घबराने की बात नहीं। किसी और का कोई डाउट? हाँ इशफाक। हम्म। हम्म। हाँ, आउटसाइडर बोले तो देखो, जब हम इंपोर्ट करते हैं ना मेरे दोस्त, अगर आपको याद होगा, आपने अमरजीत सर की लास्ट वाली लेक्चर देखी होगी, जब इंपोर्ट करते हैं तब हम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं।
जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स को, अब विद इन द कंट्री तो मैंने बोला विद इन द कंट्री या तो विद इन द स्टेट होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, विद इन 2 स्टेट्स होगा तो आईजीएसटी लगेगा। बट व्हाट इफ वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया किसी चीज को, तो वहां पे क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी लगता है। क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी। वो अमरजीत सर ने समझा दिया है कौन कौन सी ड्यूटी कह सकते हैं, और कस्टम ड्यूटी पे फिर ऊपर से आईजीएसटी लगता है। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं इस्पात तो कस्टम ड्यूटी लगती है, तो कस्टम का भी एचएसएन कोड बाजाबता होता है। तो जो कस्टम ड्यूटी का रेट होगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, और फिर उतने अमाउंट पे फिर ऊपर से आईजीएसटी लगता है, और उस आईजीएसटी का आपको क्रेडिट मिलता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी का आपका क्रेडिट नहीं मिलता है। तो जब आप इंपोर्ट करते हो इस्पात, मैं आपको बताता हूँ, सपोज आप इंपोर्ट करते हो, जब आप इंपोर्ट करते हो इसी चीज को, सपोज जीन्स को, किसी चीज को मैंने इंपोर्ट कर दिया, या फॉर दैट केस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, एंड आई अज्यूमिंग कि अभी इसमें कस्टम ड्यूटी की एग्जम्पशन नहीं है, इस पे कस्टम ड्यूटी लगती है, तो मैंने अगर 10,000 का कोई चीज इंपोर्ट कर दिया फॉरेन से, तो जब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा तो मैं बेसिक कस्टम ड्यूटी इस पे दूंगा 10% सपोज, तो मैं इस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी 1,000 रुपया दूंगा, तो ये हो गया 11,000 रुपया। ठीक है दोस्त, और फिर इस पे आईजीएसटी लगेगा 18%। ठीक है, तो आईजीएसटी जब इस पे लगेगा 11,000 पे लगेगा 18%। ठीक है दोस्त, तो वो आएगा 1,980 रुपीज। तो ये दोनों 1,000 रुपया और 1,980 रुपये जब मैं गवर्नमेंट को उधर ही देता हूँ, जब मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल करता हूँ, जब हम इंपोर्ट करते हैं ना बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, तो 12,980। अब क्योंकि मैंने परचेज कर दिया तो नाउ माई कॉस्ट विल बीसीडी का आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो मेरा कॉस्ट जो है वो 11,000 रुपया हो जाएगा। मेरा कॉस्ट है 11,000 रुपया, तो मैं एज ए परचेजर इसकी एंट्री क्या करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट 11,000 रुपया, इनपुट आईजीएसटी 1,980 टू कैश, टोटल मेरा कैश जाएगा 12,980। समझ आया दोस्त, अच्छा क्वेश्चन था इशफाक, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप शायद आप कुछ प्रैक्टिकल करते हो तभी आपको ये डाउट आया। और किसी का कोई डाउट दोस्तों? तीनों क्वेश्चन पूछे और तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। रिवर्सेबल बोले तो मैंने सेल कर दिया है, और अनफॉर्चुनेट, हाँ जुनैद, हाँ बिल्कुल 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 होता है। जब हम परचेज रिटर्न करते हैं या सेल रिटर्न करते हैं, आपने वॉचर्स में पढ़ा होगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट्स इशू किए जाते हैं। आप टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट लेते हो टैक्स का, जो भी आपको क्रेडिट लेना होता है ये इनपुट टैक्स का, तो आप टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे लेते हो। इसी तरीके से जब आप रिटर्न करते हो गुड्स, तो आप उसको डेबिट नोट इशू करोगे। जब आप उसको डेबिट नोट करोगे, सपोज यही हजार रुपए का 1,000 रुपए का गुड जब मैंने वापस भेज दिया कस्टमर को, तो सेलर को, तो मैं एंट्री रिवर्स करूंगा, मैं पूरी एंट्री रिवर्स करूंगा और उसको डेबिट नोट रेज करूंगा। मैं अब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता क्योंकि मैंने उसको डेबिट कर दिया। और जो सेलर है, सेलर भी क्या करेगा, सेलर भी अपना लायबिलिटी रिवर्स करेगा अगर उसने अभी तक पे नहीं किया है। और अगर सेलर ने ये गवर्नमेंट में पे कर दिया था, अभी समझ आई मेरी बात, सेलर ने जब मुझे सेल कर दिया और सपोज मैंने उसको अभी पैसे नहीं दिए थे और सेलर ने तो गवर्नमेंट में जमा कर दिया, अब जो मैं डेबिट नोट दूंगा उसको, डेबिट नोट के बेसिस पे वो नेक्स्ट मंथ की अपनी जो आउटपुट लायबिलिटी है वो कम करेगा। समझ आई बात, बिल्कुल रिवर्स होती है। और इंक्लूड विद इन मतलब इंक्लूडिंग टैक्सेस रिवर्स होती है। जब आप उसको डेबिट नोट भेजोगे ना, आप उसको 1,120 रुपए का डेबिट नोट भेजोगे, 1,000 रुपए ये सेल्स के कंटेक्स में, 120 रुपए जीएसटी के कंटेक्स में, और आप अपना इनपुट जीएसटी खत्म करोगे तब। मैं आई थिंक मैं आपको ना इसका ये दिखाता हूँ, अकाउंटिंग एंट्री दिखाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन अच्छा था, पर क्योंकि मुझे लगा था कि आप लोग उतना डेप्थ में नहीं पूछोगे या डेप्थ में जरूरत नहीं है, बट क्योंकि आपने पूछ लिया। अब देखो सपोज मैंने वो 1,000 रुपए का परचेज कर दिया था और मैंने उसको रिटर्न कर दिया। जब मैं उसको रिटर्न करूंगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा, सेलर को डेबिट करूंगा। जब मैं उसको डेबिट करूंगा, सेलर अकाउंट डेबिट 1,120 रुपया टू परचेज रिटर्न, ठीक है, 1,000 जो मैंने इनपुट रखा था, इनपुट सीजीएसटी, उसको क्रेडिट करूंगा वापस। वो तो मेरा इनपुट है ही नहीं अब, जब मैंने यूज ही नहीं किया तो इनपुट कैसे लूंगा, टू इनपुट एसजीएसटी 60 रुपीज। ठीक है, सेलर भी अपनी आउटपुट लाइबिलिटी खत्म करेगा अगर उसने पे नहीं किया, अगर नहीं किया तो उसको अगले मंथ में वो यूज कर सकता है। समझ आया दोस्त? किसी का और कोई डाउट?
इसमें एक और चीज होता है, मैकेनिज्म ऑफ यूटिलाइजिंग द क्रेडिट्स। अगर आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट है, आपके पास सीजीएसटी का क्रेडिट है और आपके पास एसजीएसटी का क्रेडिट है, तो उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो अकाउंटिंग के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है। अकाउंटिंग के लिए वो मोर ऑफ जो है, क्या बोलते हैं उसको मेरे दोस्तों, वो मोर ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है। और बट स्टिल मैं थोड़ा सा यहाँ पे टच करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जो आपके पास इनपुट सीजीएसटी है, अगर वो आप में से कोई प्रैक्टिकल करेगा कल को तो उसको ये समझ आएगा। अगर आपके पास इनपुट है, आपके पास इनपुट हो सकता है सीजीएसटी का, आपके पास इनपुट हो सकता है एसजीएसटी का, आपको इनपुट हो सकता है आईजीएसटी का, और इसी तरीके से आपके पास जो आउटपुट लाइबिलिटी हो सकती है वो सीजीएसटी की हो सकती है, वो एसजीएसटी की हो सकती है, वो आईजीएसटी की हो सकती है। तो यहां पे समझना है, जब आप सीजीएसटी की लाइबिलिटी पे करोगे मेरे दोस्तों, आप सीजीएसटी के लिए सबसे पहले क्या यूज करोगे, जो आपको सीजीएसटी का इनपुट है ये आप यूटिलाइज कर सकते हो। आपको सीजीएसटी की लाइबिलिटी 72 थी ना, अभी मैं दिखाता हूं जो अभी वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको इसका 60 था, इसका 60 था, ये 72 था, ठीक है। तो इसकी लाइबिलिटी के लिए 72 के लिए आप सीजीएसटी यूज कर सकते हो, बट आप इसके लिए एसजीएसटी यूज नहीं कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ रहा है। सीजीएसटी की लाइबिलिटी, सपोज आपने बाकी परचेज किए था और आपके पास एसजीएसटी बहुत ज्यादा है, सीजीएसटी कम है, तो आप बोलोगे भाई एसजीएसटी मेरे पड़ा हुआ है, तो एसजीएसटी को सीजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए यूज कर सकता हूं। द आंसर इज नो, ये नहीं पॉसिबल है। तो एसजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए आप एसजीएसटी का क्रेडिट यूज कर सकते हो, बट सीजीएसटी का क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। अगर आप पास क्रेडिट पड़ा हुआ है सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, आईजीएसटी का, तो सीजीएसटी के लिए सिर्फ सीजीएसटी यूज होगा, एसजीएसटी सिर्फ एसजीएसटी के लिए यूज हो सकता है। और आईजीएसटी लाइबिलिटी के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आईजीएसटी यूज करोगे। बट क्या आईजीएसटी में, क्योंकि दोनों चीजें होती है, कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, कुछ स्टेट को जाता है, तो आईजीएसटी का क्रेडिट अगर है वो आप सीजीएसटी के लिए भी यूज कर सकते हो, एसजीएसटी के लिए भी यूज करते हो। इसी तरीके से आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए आप सीजीएसटी भी यूज कर सकते हो, एसजीएसटी भी यूज सकते हो, बस सिर्फ आपने याद रखना है सीजीएसटी का क्रेडिट आप एसजीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते हो, और एसजीएसटी का क्रेडिट आप सीजीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया। यह हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है, इधर आपका अकाउंटिंग में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है एक चीज जिसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। किसी का और कोई डाउट है कि हम सेशन को कंप्लीट करें? 9 बज के। वालेकुम सलाम। हम्म। नहीं, अगर आपने टैक्स, हाँ अगर आपने टैक्सेस पढ़ा होगा, अमरजीत सर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेक्चर्स पढ़े हुए, कुछ प्रोडक्ट्स को इन्होंने क्या किया है, जीएसटी से बाहर रखा है अभी, जिन पे जीएसटी नहीं लगा है। उसमें मेनली अभी अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है वो, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, हाई स्पीड डीजल और ये डीजल और पेट्रोल, अभी यही सबसे दो चलते हैं। डीजल और पेट्रोल जीएसटी नहीं लगता है इन पे अभी भी, अर्लियर रिजाइम की तरह। जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तब एक्साइज लगता है, और जब सेल होती है तब फिर वैट लगता है। तो इन पे एक्साइज और वैट लगता है, और ये बाकी सेसेस लगते हैं, इनको इन्हें जीएसटी में नहीं रखा है। इसका भी एक बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा फ्रॉड अगर इंडिया में अभी हो रहा है ना, वो यही हो रहा है कि इन पे अभी टैक्सेस नहीं लगा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। थोड़ी सी बात है, ये बहुत समझने की बात है, क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। हम जो पेट्रोल बनाते हैं, सपोज हमारे लिए उसका सेलिंग प्राइस मतलब 40 रुपए कॉस्ट है, तो हम 40 रुपए में बेचने के लिए रेडी है। अगर यही चीज जीएसटी में आएगी, मेरे लिए सेलिंग प्राइस इज 40, ठीक है। जब मैं इसको जीएसटी में भेजूंगा ना, सपोज जीएसटी में गवर्नमेंट बोलेगा जीएसटी का रेट लगाना है, तो उन्होंने जब पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया, तो एचएसएन किसी में बोलेंगे उसका टैक्स रेट बोलेंगे, सपोज वो बोलेंगे नहीं इस पे हाईएस्ट टैक्स रेट लगा लो 40%। अगर उस पर बोलेंगे नहीं इस पे 40% टैक्स लगाएंगे, हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, 40 रुपए 40% है, मीन 20% सीजीएसटी, 20% एसजीएसटी। अब लगा लो जरा इस पे 40%, इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा लो, 20% कितना होता है इस पे, 4 2 8, 8 रुपया और 8 रुपया। तो ये जो इसका सेलिंग प्राइस होगा फिर मार्केट में वो 56 रुपीज का होगा। 40% टैक्स भी अगर इस पे लगाएंगे तो 56 पे बिक जाएगा। हमें कितने में बिकता है पता है कुछ, शायद कश्मीर में 95 पे है। तो 40 और 95 के बीच में क्या है, डीलर की कमीशन 2-3 रुपया रखो, फ्रेट 2 रुपया रखो, 5 रुपया में फ्रेट रखता हूं और बाकी खर्चे रखता हूं, 45-45 रुपया है। ये 50 रुपया कहां है, ये टैक्सेस है।
अब ये टैक्सेस अब 50 रुपया 40 पे कितना हो गया, 40 पे 50 रुपया टैक्स कितना होता है, बहुत होता है। तो इसको अगर लाएंगे तो ये क्या बोलते हैं इसको, 150% रखेंगे, 150 रुपया परसेंट रेट रखेंगे। जब ये 150 रुपया रेट जिस दिन लगाएंगे उस दिन सारे लोग सड़कों पे आएंगे, सारे लोग सड़कों पे आएंगे इंडिया में, भाई आप 150% टैक्स हमारे को लगा रहे हो और बोलते हो कि इन टैक्सेस को हम कलेक्ट करेंगे और आप पे यूज करेंगे। अरे भाई लो ही मत ना, 150% मत ही लो, आप पेट्रोल और डीजल पे टैक्सेस इतने कम करोगे तो सारी चीजें कम हो जाएगी। क्योंकि हम कहते हैं कश्मीर में कोई चीज महंगी होती है, क्यों भाई, भाई किराया महंगा है, सब चीजें तो अल्टीमेटली फिर कस्टमर को, आप सूमो में चढ़ते हो भाई, ये 15 रुपए थे अब 20 रुपए क्यों हो गया किराया महंगा, क्यों, पेट्रोल महंगा है, गवर्नमेंट बोल रहा है पेट्रोल भी महंगा कर दिया, भाई टैक्सेस लेने, टैक्सेस को क्या करना है, लोगों को यूटिलाइज करना है। अब भाई लो ही मत ना, हम खुद से यूटिलाइज करेंगे जो भी हमें चाहिए। वही दिक्कत है, इनको इन्हें जीएसटी में नहीं लाया, क्योंकि क्या रेट लगाएंगे, 40% लगाएंगे तो तब भी हाईएस्ट रेट हो जाएगा, उससे ज्यादा तो लगा नहीं सकते। वही दिक्कत है। अभी मैंने आपको दिखाया 40, जब इसको वैसे करते हैं तो इट सम्स अप टू अराउंड 260% टैक्सेस लगते हैं इंडिया में। मतलब क्योंकि ये वैट टैक्स ऑन टैक्स की बात हो रही है, पहले इस पे वो एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं अच्छी खासी, उसके बाद फिर उस पे वैट लगाते हैं, वो भी एक्साइज ड्यूटी कुछ 30-40% लगाते हैं, और फिर वो भी वैट जो है 30% लगाते हैं। इतना पोर्शन इसका टैक्सेस का ही होता है, इनको जीएसटी में नहीं लगा। तो जितने भी वो सेस वैसेस है आउटर सब इस पे लग रहा है, मतलब लूट रहे हैं। आप समझ लो कश्मीर का इंडिया में जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट का था ना, मेजरली पेट्रोल और डीजल की सेल से आता है, तभी इसको जीएसटी में नहीं रखा है। आई होप आपकी क्वेरी समझ आए। जो भी वो सेस वेस है उसका अगर क्रेडिट नहीं मिलता, नॉर्मली उनका क्रेडिट नहीं मिलता, तो दे बिकम द कॉस्ट ऑफ द परचेजर, ठीक है। बट अल्टीमेटली सारा है कॉस्ट जो भी है, अल्टीमेटली जो एंड यूजर होता है उसके जेब से जाता है और गवर्नमेंट मजे में होती है। आई होप आपको ये समझ आया। इस पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या उन पे जीएसटी लगता है नहीं लगता, इस तरह से आता है। दे आर नॉट विद इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी, उन पे भी जीएसटी नहीं। किसी का कोई और डाउट? अगर नहीं है डाउट तो जस्ट मैसेज कर दो कि हाँ सर सेशन को क्लोज कर दो, तो क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लोज करते हैं। कुछ नेक्स्ट होगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आई थिंक इट इज गुड टू कंटिन्यू विद दिस प्लेटफॉर्म ओनली फॉर द टाइमिंग। अगर हमें इससे कोई अच्छा मीडियम आएगा तो हम कर लेते हैं। आप लोगों की क्या रहेगी, आप भी बोल सकते हो, ठीक है ना। हाँ, बीआरएस पे ही मैं भी सोच रहा हूँ, होपफुली कल या परसों, कल नहीं शायद परसों में बीआरएस पे सेशन लाऊंगा। और क्योंकि उस पर बहुत सारे डाउट्स होते हैं तो मुझे लगता है उसमें भी हमें इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए। अब बता दो यूट्यूब पे रखना है बीआरएस का सेशन कि यहाँ ही रखना है? गूगल मीट में भी कुछ ना कुछ दिक्कत होती है दोस्त, मैंने ट्राई किया था उसको और कुछ ना कुछ दिक्कत उसमें होती है। ये सेशन यूट्यूब पे आ जाएगी, जो अभी देख रहे हो, अभी क्या ना, अभी आप डाउट्स पूछ सकते हो, लाइव इंटरेक्टिव सेक्शन है। बाकी यूट्यूब पे बाद में भी ऐसे भी आता है, तो वैसे भी यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा इस चीज को, ठीक है। तो जो भी टाइमिंग होगी मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।